न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक, सेकंड एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ around the sun. Motion of earth around the sun. In this case also earth is revolving around the nucleus in the circular orbit. और हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक स्ट्रिंग लिया हमने, स्ट्रिंग के एक एंड पर स्टोन को बांध दिया और दूसरा एंड जो है उसको हमने अपने हाथों में होल्ड किया। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा होल्ड करके इस स्टोन को हमने सर्कल में घुमाया। A stone is tied at one end of the string and drilled in a horizontal circle, or we can say drilled in a circle. तो ये जो एग्जांपल है ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। In the first example, electron is revolving around the nucleus. In the second example, earth is revolving around the sun. And in the third example, stone is revolving in a circular path. ठीक है, जहाँ पर हमने होल्ड किया है वो सेंटर हो गया। यहाँ पर सेंटर पे सन है और यहाँ पर सेंटर पे न्यूक्लियस है। इस इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है और जिस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये भी बॉडी मोशन में, इसका मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। In this case also earth is revolving around the sun because sun exerted force on the earth. सन जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है जिसके कारण अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है। यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इस अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इस केस में भी आपने यहाँ पर इसको होल्ड किया और होल्ड करने के बाद में आपने इस स्टोन को घुमाया तो वहाँ पर तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम फोर्स स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रिंग किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है? स्टोन। और ये स्टोन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली हम सेंटर से फोर्स किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? स्टोन के ऊपर। यहाँ पर सन से फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रहा है? अर्थ पे। और यहाँ पर न्यूक्लियस से फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पे। समझे? मतलब यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गुड, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी चार्ज के बीच में, कोई भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सन और अर्थ इसके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और जहां हम इस एग्जांपल की बात करें, a stone is tied at one end of the string and drilled in a horizontal circle, or we can say drilled in a circle, तो इस केस में आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तब तक ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेचेबल कंडीशन में रहेगा, मतलब टाइट रहेगा। देखा होगा आप लोगों ने, लूज नहीं रहता, टाइट होता है। टाइट होता है इसका मतलब इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग में जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं टेंशनल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? टेंशनल फोर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो ये हॉरिजॉन्टल रोड है और उसके बाद में एक टर्निंग आ गया और फिर ये हॉरिजॉन्टल बन गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग देखो कर्व नजर आ रहा है। कर्व इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का छोटा पार्ट होता है। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट करने पर आपको सर्कल नजर आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर होगा कि नहीं होगा?
अब यहाँ से व्हीकल जा रहा है, यहाँ से व्हीकल जा रहा है, तो ये स्ट्रेट वे में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर व्हीकल आ गया और ये स्ट्रेट वे में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये व्हीकल इस कर्व पाथ पे चलता है तो उस समय उस व्हीकल को फ्रिक्शन की जरूरत होती है। मतलब उस व्हीकल का जो टायर होता है और रोड का जो सरफेस होता है वहां पर इनफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना जरूरी होता है। अगर वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर इनफ नहीं है तो ये व्हीकल स्लिप हो जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने कई प्रॉब्लम। इसका मतलब वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस कार को, उस व्हीकल को सर्कल में घुमा रहा है, बराबर। क्योंकि आप इस पोर्शन में अगर ऑयल डाल दो, इसको बिल्कुल स्मूथ करो, तो बताओ क्या ये व्हीकल सेफ तरीके से टर्न ले पाएगा? क्या नहीं। रीजन कि आपने वहां पर ऑयल स्प्रेड अप कर दिया है, उसको स्मूथ किया है, और स्मूथ करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने से ये व्हीकल सेफ तरीके से और रोड पर टर्न नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ये फोर्सेस नेचुरल फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस है? नेचुरल फोर्सेस। इसको आपने तैयार किया क्या? चार्ज को आपने तैयार किया? नहीं। चार्ज है ऑलरेडी, नेचर में एग्जिस्ट है, नेचर में उसका एग्जिस्टेंस है, तो उसके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है वो भी नेचुरल एग्जिस्टेंस हुआ, ये नेचुरल फोर्स हुआ, ये भी नेचुरल फोर्स हुआ, ये भी नेचुरल फोर्स हुआ, और ये भी नेचुरल फोर्स हुआ। ये चारों नेचुरल फोर्सेस हैं। लेकिन चारों में कॉमन चीज ये है कि बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उस फोर्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मतलब हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर स्क्रीन के अराउंड में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर फोर्स कौन सा एग्जिस्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स नेचुरल फोर्स नहीं है, ये नेचुरल फोर्सेस है। सिचुएशन अलग अलग है, कॉमन चीज है कि सभी सर्कल में घूम रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तैयार करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स तैयार करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। इस सिचुएशन में टेंशनल फोर्स तैयार करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, और इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तैयार करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। और इस प्रकार से सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे कोई ना कोई वहां पर एक नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट होगा, और वो नेचुरल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार करेगा, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स तैयार कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? अर्थ के ऊपर, और सर्कल में घूम रहा है। यहाँ पर टेंशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को तैयार कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? स्टोन के ऊपर, और स्टोन सर्कल में घूम रहा है। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार कर रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस व्हीकल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और व्हीकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है। नाउ इन दिस केस सेंट्री means center and pital means towards। इसका मीनिंग क्या होता है? towards। सेंट्रीपिटल मतलब towards the center, मतलब अप्लाई किसके ऊपर, एग्जैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। एग्जैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? अर्थ के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन सन की तरफ होगा। एग्जैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? स्टोन के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमने उसको होल्ड किया है। यहाँ पर किसके बीच में होगा? रोड का सरफेस और टायर का सरफेस, उसके बीच में एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इधर होगा। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिनोटेड बाय एफसीपी। एफ मतलब फोर्स, सी मतलब सेंट्री, और पी मतलब पिटल। So FCP is the notation for the centripetal force. Clear है इतना? Now, what is the force? Force क्या होता है? तो force is equal to mass into acceleration होता है।
होता है कि नहीं होता? अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल है तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल होगा कि नहीं होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की तरफ। तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किधर रहेगा? सेंटर की तरफ। समझे? आप किसी भी सर्कल में देखो, आप जिस लाइन के अलॉन्ग में फोर्स को शो कर रहे हो वो रेडियस बना। चारों में देखो, आप इस लाइन के अलॉन्ग में फोर्स बता रहे हो, वो लाइन मतलब यहाँ पर उस सर्कल का क्या दिखाई दे रहा है? रेडियस। बराबर है? इसका मतलब ये जो फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है और रेडियस के अलॉन्ग में होता है। क्या बताया मैंने? टुवर्ड्स द सेंटर और रेडियस के अलॉन्ग में होता है। फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर और रेडियस के अलॉन्ग में होता है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा और रेडियस के अलॉन्ग में होगा। इसका मतलब जहां पर आपने FCP लिखा वहां पर आप ACP लिख सकते हो। That means we can say that the centripetal acceleration is directed towards the center and along the radius. डायरेक्शन समझ में आ गया? लेकिन डायरेक्शन हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग में दिखाते हैं और वो स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पर क्या बन चुका है? रेडियस। इसीलिए इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। It is the acceleration of the body directed towards the center and along the radius. ठीक है? तो सेंट्री का मतलब हुआ सेंटर और पीटर का मतलब टुवर्ड्स। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ क्योंकि उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। लेकिन वो किसके अलॉन्ग में है? रेडियस। और इसीलिए इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। And this radial acceleration is denoted by AR. R का मतलब क्या हुआ? Radial. A का मतलब क्या हुआ? Acceleration. So centripetal acceleration is called as centripetal acceleration is also called as radial acceleration because it is directed along the radius. It is directed along the radius. Towards the center होने के कारण centripetal. टुवर्ड्स द सेंटर होने के कारण सेंट्रीपिटल बोला जाता है और अलोंग द रेडियस होने के कारण क्या बोला जाता है? रेडियल। तो इसके दो नाम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और द रेडियल एक्सेलरेशन। एनी डाउट? So the acceleration of a body performing UCM along the radius and directed towards the center is called as centripetal acceleration. क्लियर है ना? Yes. Centripetal acceleration. ठीक है? It is denoted by ACP. It is also called as radial acceleration and it is denoted by ठीक है? Now listen.
This is the circular path. Yes, sir. This is the direction of motion of body. Yes, sir. That means body is performing UCM in anti-clockwise direction. Yes, sir. What is this? Center. Denoted by point O. This is the initial position of body. Yes. That means OA is the radius. Yes, yes. ठीक है? Yes, sir. Let us consider final position of body is B. ठीक है? So this is radius. Yes. इसका जो फाइनल पोजीशन है पॉइंट बी, इसको हम लोग प्लेन में ले रहे हैं. प्लेन में इसका मतलब बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस. ठीक है? लेट अस राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट दो होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट. यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर लिया है हमने. जिस डिस्टेंस को क्या दिया है? r. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? r. और वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Because it lies on the x axis, that means y coordinate equal to 0. Now what about this point B? It has x coordinate as well as the y coordinate. वैल्यूज नहीं है, इसलिए मैंने x कोऑर्डिनेट को x लिया और y कोऑर्डिनेट को y लिया. एनी डाउट? No. बॉडी A पोजीशन से B पोजीशन पर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है एंड दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा. इट इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट इज द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Yes, sir. It is the finite angular displacement. And this finite angular displacement is theta is equal to omega t. Omega is the angular velocity. It is the constant angular velocity because this body is performing UCM. Uniform circular motion में angular velocity constant होता है. So theta equal to omega t. Theta is called as angular displacement. Omega is angular velocity and t is the time. ठीक है? Now let us draw a perpendicular BM on the x-axis and draw a perpendicular BN on the y-axis. तो यहाँ से लेकर M तक, ये तो R हुआ, पूरा रेडियस मतलब R हुआ, वो से लेकर M तक इसको मैं x मान लेता हूँ. अगर ये x है तो डेफिनेटली ये भी x होगा. पैरेलल एंड इक्वल. ये परपेंडिकुलर ड्रा किया ना आपने. और O से लेकर M तक इसको मैं y मान लेता हूँ. अगर ये y है तो यहाँ पर BM भी y होगा कि नहीं होगा? होगा. अब ये अगर थीटा है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी थीटा आएगा कि नहीं आएगा? ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई. ये अल्टरनेट एंगल हुए कि नहीं हुए? Now here we have to specify the position of the body between x axis and y axis. For that we have to use the position vector. The position vector is vector r is equal to, equation is xi plus yj. Listen, xi plus yj. आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, 10th में आपने ग्राफ बनाया था. आपको अगर समझ लो 3 और 2 अगर दिया तो आप x एक्सिस पर कितना लेते हो? 3. y एक्सिस पर कितना लेते हो? 2. आपने ग्राफ बनाया होगा, इस प्रकार से ग्राफ बनाया होगा. ये यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा. ये y एक्सिस और ये क्या था? x. ऐसा किया होगा ना? यहाँ पर पोजीशन स्पेसिफाई किया होगा. वही तो b पोजीशन आपने स्पेसिफाई किया है. वही तो आपने पॉइंट A की जगह पर 3 लिया है और पॉइंट N की जगह पर क्या लिया है? 2 लिया है. काम तो वही किया हमने. बस हमें पोजीशन को स्पेसिफाई करना है कि पॉइंट B पर बॉडी है तो हम यहाँ से बताएंगे कि नहीं बताएंगे. इसका मतलब ये बनाया जाएगा. ये रेडियस है लेकिन आप डायरेक्शन बता रहे हो तो ये रेडियस वेक्टर हुआ. इसी रेडियस वेक्टर को यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर. डिवाइडेड बाय वेक्टर r इज इक्वल टू, बॉडी दो एक्सिस के बीच में है, x एक्सिस और y एक्सिस. x कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये हुआ.
इसके हिसाब से अगर इक्वेशन बनाओगे तो ये होगा 3i plus 2j। नहीं समझे क्या? वो कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है तो x है, ये y कोऑर्डिनेट है तो 2j। x एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर i लेना, y एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर j लेना और z एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर k लेना। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे। मतलब x एक्सिस पर अगर बॉडी है तो यूनिट वेक्टर i, y एक्सिस पर बॉडी है तो यूनिट वेक्टर j, z एक्सिस पर बॉडी है तो यूनिट वेक्टर k। अगर x और y के बीच में है तो ij, y और z के बीच में है तो jk, z और i के बीच में है तो ki। ठीक है, तो अभी अपने पास में x और y एक्सिस है, इसका मतलब x एक्सिस के लिए वेक्टर i और y एक्सिस के लिए वेक्टर j। तो इक्वेशन जब बनाया जाएगा तो इक्वेशन ये बनेगा। मतलब आपको अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, समझ लो आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है 2 दिया है और एक कोऑर्डिनेट दिया है 4, और आपको अगर बोला है कि पोजीशन वेक्टर लिखो तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू आप लोग लिखोगे 2i प्लस क्या लिखोगे 4j। समझे क्या बताओ? ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा था, आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट लिए थे और कोऑर्डिनेट से ग्राफ बनाया था और एक पॉइंट को मेंशन कर दिया था, बॉडी के पोजीशन को पॉइंट आउट कर दिया था बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस। लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में अगर उसको लिखना है तो कभी भी इक्वेशन इस प्रकार से लिखना, I is the unit vector along the x axis, J is the unit vector along the y axis and K is the unit vector along the z axis। अगर आपको ये पॉइंट दिए हैं 2, 3 और 4 दिया है तो आप लोग इसका इक्वेशन बनाओगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। समझे? एनी डाउट?